नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। पिछले सेशन के अंदर हमने 197 आर्टिकल तक समाप्त कर लिया था। आज के सेशन के अंदर हम धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर समझेंगे, इनकी प्रक्रिया समझेंगे, इनकी परिभाषाएं समझेंगे। वैसे तो पिछले सेशंस के अंदर जब जब इनका जिक्र हुआ अपनों ने इसको शॉर्ट में समझा, लेकिन आज का सेशन तो स्पेशली ही इसी को लेके होने वाला है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, बिल्कुल होगा एक्स्ट्रा। आज वाला सेशन फुल डिटेल के अंदर समझेंगे अपने कि वित्त विधेयक और धन विधेयक क्या होता है, इनकी परिभाषाएं क्या होती है। वैसे तो ये टॉपिक मेनली केंद्र में पढ़ा जाता है सर, फिर केंद्र में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ही नहीं जरूरत। अपने राज्य का भी आज क्लियर करेंगे और केंद्र का भी इसी सेशन के अंदर अपने क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आर्टिकल चेंज है, सदन के नाम चेंज है, बाकी प्रक्रिया परिभाषा सब सेम है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। धन विधेयक, धन विधेयक को अपने इंग्लिश में कहते हैं मनी बिल, और वित्त विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस बिल कह लो, फाइनेंशियल बिल कह लो वित्त विधेयक को। अब इनमें अंतर समझने से पहले सबसे पहले अपने को इसकी परिभाषा प्रक्रिया तो देखनी पड़ेगी, तभी तो हम अंतर कर पाएंगे। अंतर पहले कैसे करेंगे? अंतर करने के लिए पहले धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में पता तो होना चाहिए भी ये है क्या। तो धन विधेयक में हम दो चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या सर? एक तो प्रक्रिया और एक परिभाषा। कहां लिखा है सर? आर्टिकल्स के अंदर लिखा है। कौन कौन सी आर्टिकल्स? 198 और 199। अब सवाल ये है कि धन विधेयक की परिभाषा पहले लिखिए कि प्रक्रिया? सर ये कैसी बात कर रहे हो, पहले तो हमेशा परिभाषा ही आती होती है। अरे ना ही ना, परिभाषा पहले नहीं आएगी, गलत है ये। पहले प्रक्रिया आएगी फिर परिभाषा आएगी, इधर काम उल्टा है। इधर पहले प्रक्रिया आएगी फिर परिभाषा आएगी। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि पहले प्रक्रिया आएगी परिभाषा आएगी। हालांकि इस एग्जांपल का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी एक माइंड में सेट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको कहूं कि भाई साहब धन कमाने के मैं आपको तरीके बताता हूं, आपको कि बताओ जी, बिल्कुल बताओ, हम तो पूरे इच्छुक हैं। सबसे पहले हमें तरीका बताओ। ये तो मैंने दे दिया पहला ऑप्शन। अब मैंने कहा सुनो भाई, एक ऑप्शन और है। अब एक ऑप्शन और क्या है? मैं आपको बताऊंगा कि धन होता क्या है। धन होता क्या है, कितने तरीके का होता है, आपको इसके बारे में डिटेल जाननी चाहिए। आप कहोगे सर जी क्या कह रहे हो, इसके बारे में तो हम बाद में जान लेंगे, कब मर्जी जान लेंगे। पहले ये तो कमाना सीख लें कि धन कमाते कैसे हैं, पहले प्रक्रिया देखनी है हमें। तो पहले प्रक्रिया जरूरी की परिभाषा समझेंगे अपने, पहले प्रक्रिया देखेंगे। ये सिर्फ माइंड में सेट करने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। ये लो जी, तो करके पहले प्रक्रिया आएगी फिर परिभाषा आएगी। समझ गए बात? अब अपने पहले परिभाषा देखते हैं, इसकी समझते हैं परिभाषा होती क्या। यानी कि मैं आपको 199 आर्टिकल करवा रहा हूं। परिभाषा क्या क्या है देखो, समझो। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा वो होती है जो धन विधेयक को डिफाइन करेगी, परिभाषित करेगी। देखो क्या क्या आएगा धन विधेयक के अंदर। पहली चीज, कोई भी कर, कर का मतलब टैक्स, टैक्स लगाना हो, हटाना हो या फिर संशोधन करना हो। संशोधन को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं चेंज करना। यानी कि अगर आपको कोई भी कर लगाना हो, हटाना हो, चेंज करना हो, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा। और बताओ सर, और देखो, संचित निधि या आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि आपको बताया हुआ है कि आकस्मिकता निधि और संचित निधि क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें बहुत डिटेल से समझाया हुआ है कि संचित और आकस्मिकता निधि क्या होता है। तो इसमें परिवर्तन, यानी कि या तो संचित निधि और आकस्मिकता निधि में पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो, तो दोनों ही परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब तो यही हुआ, ये तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो संचित निधि आकस्मिकता निधि में अगर चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा। और देखो, अगर सरकार को कर्जा चाहिए, कर्जे को क्या बोलेंगे? ऋण। कर्जा चाहिए या कर्जे से रिलेटेड कोई, ऋण से रिलेटेड कोई विधि बनानी है, विधि घोषित करनी है, तो भी इसमें धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा। या अगर कर्जा लेना है तो भी धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा। एक बार सोचो कि ये कर्जा है, ऋण है, ये इसको साधारण विधेयक में क्यों रख सकते थे क्या? सर रख के देख लेते ना अपने। देखो साधारण विधेयक में अगर इसको रख दो तो आपको मैंने बताया हुआ है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने माह तक अधिकतम रोक सकती है? 4 महीने तक। तो फिर तो सर ये 4 महीने लटक जाता, फिर इसकी ऋण की तो जरूरत आ जाए।
कर्जा तो आज चाहिए सरकार को, पैसे तो आज चाहिए, तो फिर 4 महीने बाद क्या काम, उतने काम थोड़ी आएंगे जितने आज आएंगे, क्योंकि अड़ी तो आज है। इसलिए क्या करेंगे, अपने इसको धन विधेयक में शामिल करेंगे। हालांकि धन विधेयक को भी रोक सकती है विधान परिषद, वो मैं आपको बताऊंगा, 14 दिन तक रोक सकती है, वो बाद में बात आएगी प्रक्रिया के अंदर। लेकिन अभी इतना समझो कि साधारण विधेयक के अंदर रखते तो फिर 4 महीने बिल लटक जाता। इससे अच्छा तो हम धन विधेयक में रखेंगे, क्योंकि हमारा फटाफट पास होना चाहिए, हर चीज का एक कारण होता है। समझ गए बात। और देखो तीसरी चीज आ गई ऋण। अब चौथी चीज, संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर भारित। मैंने बताया हुआ भारित क्या होता है, भारित मतलब फिक्स, यानी कि इसमें कोई कटौती नहीं होगी, यानी कि इतने पैसे तो निकालने पड़ेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं कर सकते वेतन और भत्ते में, वो होता है संचित निधि पर भारित। तो कोई घोषित करना हो, लाइन ये आती है कि संचित निधि पर भारित कोई भी रुपए, कोई भी वेतन में भत्ते, किसी के भी वेतन में भत्ते हैं, अगर वो घोषित करने हो, जैसे सेकंड अनुसूची में हम पढ़ते हैं कि न्यायाधीश के होते हैं, अध्यक्ष के होते हैं, उपाध्यक्ष के होते हैं, तो इनके संचित निधि पर भारित होते हैं वेतन में भत्ते। तो वैसे ही अगर और किसी के वेतन में भत्ते संचित निधि पर भारित करने हो, जैसे मैं कहूँ जी एलडीसी है, जो एलडीसी बैठता है, एलडीसी हो गया, तो उसका वेतन में भत्ते हम तो करेंगे जी संचित निधि पर भारित, हम तो घोषणा करते हैं इस चीज की, बिल लाएंगे इसके लिए, तो वो क्या हो गया, वो घोषणा ही तो कर रहे हैं, वो बिल ही तो ला रहे हैं, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, वो धन विधेयक की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ गए, ये चीजें इसके अंदर आती है। अब अपने प्रक्रिया के बारे में देखते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है। अब अपनों ने ये तो समझ लिया कि धन विधेयक के अंदर आता क्या क्या है, अब धन विधेयक के अंदर आता क्या क्या नहीं है ये भी समझना उतना ही जरूरी है। देखो कैसे, पहली चीज जुर्माना। जुर्माना कैसे सर, मान लो आपको बाहर कोरोना के टाइम में मास्क लगाने के लिए अनिवार्य किया गया है, मास्क लगाना ही लगाना है, अगर नहीं लगाया तो आपको 500 रुपये का चालान देना पड़ेगा, 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो फिर ये क्या है, ये जुर्माना ही तो है, तो ये धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा, नहीं आएगा ये धन विधेयक की कैटेगरी में, ध्यान रखना। सेकंड चीज लाइसेंस फीस होगी। मान लो आप व्हीकल्स का लाइसेंस वगैरह बनवाते हो, बंदूक वगैरह रखनी हो, ग्रैबिंग को लाइसेंस बनवाओ थे, तो वो क्या धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा, नहीं आएगा, वो भी धन विधेयक की कैटेगरी में। तीसरा स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी या फिर निकाय इनके द्वारा जो टैक्स वगैरह इकट्ठा किया जाता है मेंटेनेंस के द्वारा, तो वो भी धन विधेयक की कैटेगरी में नहीं आएगा, ध्यान रखना। दोबारा समझो, जुर्माना नहीं आएगा, लाइसेंस की फीस वगैरह या कोई सेवाएं वगैरह अगर सरकार से अपने ले रहे हैं वो, या स्थानीय प्राधिकारी या निकाय इनका टैक्स वगैरह जो इकट्ठा वगैरह होता है वो धन विधेयक की कैटेगरी में नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब अपने करते हैं प्रक्रिया, अपने परिभाषा समाप्त कर ली, अब प्रक्रिया देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, सबसे पहले अपने देखते हैं धन विधेयक अगर लाना हो, ये धन विधेयक लाने के लिए क्या किसी की परमिशन की जरूरत है क्या, या बिना परमिशन के ले आएंगे। साधारण विधेयक परमिशन की जरूरत थी साधारण विधेयक के अंदर, नहीं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी। विधानसभा विधान परिषद किसी के अंदर जब मर्जी साधारण विधेयक ला सकता है कोई भी एमएलए, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। लेकिन इसमें कोई परमिशन की जरूरत है क्या, बिल्कुल है। इसके अंदर परमिशन की किसकी जरूरत है, राज्यपाल की, यानी कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही बिल लाया जाएगा, पूर्व अनुमति। पहले परमिशन लेनी पड़ेगी भी, राज्यपाल साहब हम धन विधेयक लाना चाहते हैं, इस टॉपिक को लेके क्या ले आए, जब राज्यपाल जी हाँ करेंगे उसके बाद ही ला पाएंगे अपने धन विधेयक। सेकंड बात, अब मिल गई परमिशन। अब परमिशन के बाद वो विधानसभा के अंदर आएगा कि विधान परिषद के अंदर आएगा। भी साधारण विधेयक तो किस में आता था, वो तो जो मर्जी सदन में आ जाता था, लेकिन ये तो धन विधेयक है, ये तो सबसे अलग है। तो धन विधेयक किस में आएगा, ओनली फॉर ओनली विधानसभा के अंदर, यानी कि विधान परिषद के अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के अंदर ही धन विधेयक आएगा। अब इसी के अंदर एक बात और समझो, क्या जो नॉर्मल एमएलए है जिसको अपने कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या वो धन विधेयक ला देगा, या वो धन विधेयक ला सकता है, नहीं ला सकता। उस एमएलए को मंत्री होना पड़ेगा, यानी कि मैं अगर सीधी सीधी बात बोलूं कि मंत्री ही बिल ला सकता है, किसमें, विधानसभा के अंदर। कौन सा बिल, धन विधेयक, ठीक है। अब जो मंत्री लाएगा विधेयक यानी कि धन विधेयक, तो उसको अपने क्या करेंगे, कहेंगे सरकारी विधेयक,
यानी कि जो मंत्री लाता है ना विधेयक उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट के अंदर अपनों ने 3 पॉइंट क्लियर किए हैं। देखो कैसे, विधानसभा के अंदर बिल आता है, विधान परिषद के अंदर नहीं आ सकता, मंत्री ही लाएगा, और जो मंत्री विधेयक लाता है बिल उसको क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक। अब देखो परमिशन से ले हम विधानसभा के अंदर बिल, अब परमिशन से ले हम विधानसभा के अंदर बिल, अब विधानसभा से पास होकर कहाँ जाता है, पता है आपको कहाँ जाता है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, बहुत इंटेलिजेंट हो। विधानसभा से कहाँ जाता है, विधान परिषद के अंदर जाता है। यहां से हो गया पारित, ये लो जी, ये मैंने कर दिया पारित। अब विधान परिषद के अंदर आ गया बिल। अब मैंने आपको बताया था कि साधारण विधेयक को अधिकतम कितने माह तक रोक सकते हैं, विधान परिषद कितने माह तक रोक सकती है, अपनों ने किया 4 महीने तक रोक सकती है। 3+1, 3 पहली बारी में, 1 दूसरी बारी में, ये लो जी अधिकतम। लेकिन ये तो धन विधेयक है, ये तो फिर मैंने बताया आपको कि अलग है, तो फिर अलग है तो ये लागू होगा इस पे नहीं। विधान परिषद धन विधेयक को ओनली 14 डेज तक रोक सकती है, यानी कि 14 दिन, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक ही पेंडिंग रख सकती है। ना तो अस्वीकार कर सकती है, ना संशोधन कर सकती है, लेकिन सिफारिश कर सकती है। ना अस्वीकार कर सकती है, ना संशोधन कर सकती है, ओनली सिफारिश कर सकती है। भी विधानसभा को कह सकते भी आप इतनी टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ये चेंज कर दो, आप संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं, भी ये चेंज करना चाहिए आपको। वो बाध्य नहीं है, मानने चाहे ना मानने, विधान परिषद का कहना मानने चाहे ना मानने, इस चीज के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ये सिफारिश कर सकती है, इतनी अलाउड है भाई इसको, इतनी चीज अलाउड है विधान परिषद को। समझ गए बात। ये 14 डेज अगर इन्होंने पेंडिंग रखा तो उसके बाद होगा क्या, ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बिल्कुल, यानी कि फिर कोई अस्वीकार वगैरह कुछ नहीं है। यानी कि 14 दिन अगर इन्होंने पेंडिंग रख लिया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बिल उसी रूप में पास हो जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने पारित करके विधान परिषद के अंदर भेजा था। ये लो, होगी बात क्लियर क्या। अगला पॉइंट देखो, अब विधानसभा में बिल पारित होकर विधान परिषद के अंदर चला गया, अब फिर किसके पास जाएगा, विधान परिषद से पास होके राज्यपाल के पास जाएगा। ये लो जी, ये पहुंचा दिया अपने राज्यपाल के पास बिल। यहां भी हो गया पारित, यहां भी हमने पारित कर दिया, यहां भी हमने पारित कर दिया विधान परिषद से। 14 दिन हो गए थे, उसके बाद पेंडिंग रख के ऑटोमेटिकली पास हो गया। अब आ गया राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल के आने के बाद, राज्यपाल के पास आने के बाद क्या आपको लगता है कि वो अस्वीकार करेगा? लगाओ दिमाग। लगता तो नहीं सर। क्यों नहीं लगता भाई? क्योंकि पहली परमिशन ले ली हमने, राज्यपाल जी की पहली पूर्व अनुमति ले ली, पहली परमिशन ले ली भी हम धन विधेयक लाने जा रहे हैं इस टॉपिक पर। क्या ले आए? उन्होंने हामी भरी थी, परमिशन दी थी, तभी तो लाए थे। तो अस्वीकार होने के चांसेस नहीं होते, बिल्कुल ही चांस नहीं है। तो फिर स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार तो कर देंगे। लेकिन अब फिर मेन बात क्या है? मेन बात तो ये निकल के आती है कि इस विधेयक को राज्यपाल पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकते। समझे बात? यानी कि पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकते, लेकिन साधारण विधेयक तो लौटा सकते थे, बिल्कुल लौटा सकते थे। लेकिन इसको नहीं लौटा सकते क्योंकि पहली परमिशन ले ली, तो ये स्वीकार कर देंगे, सामान्य तो स्वीकार ही करते हैं, और पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकते। ये ध्यान रख लेना। बातें क्लियर होगी। दोबारा बता दूं, राज्यपाल की परमिशन की जरूरत है। विधानसभा में आ गया बिल, विधानसभा से पारित हो जाएगा, उसके बाद मंत्री ही बिल ला सकता है, सरकारी विधेयक कहलाएगा। उसके बाद यहाँ से पारित होकर विधान परिषद के अंदर आ गया, ये सिर्फ 14 दिन ही रोक सकती है, अस्वीकार कर नहीं सकती, संशोधन कर नहीं सकती, ओनली सिफारिश कर सकती है। उसके बाद ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। राज्यपाल के पास आ गया बिल, ये अस्वीकार करने के चांस ही नहीं बनते, स्वीकार ही करेगा, पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ये लो जी, बताओ क्या दिक्कत है? बिल्कुल ही इजी है। अब अपने वित्त विधेयक करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको केंद्र वाला थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखो कैसे अपनों ने, ध्यान से समझना, केंद्र वाला भी अब साथ में लिंक बना के चल रहा हूं। मैंने आपको धन विधेयक किस में करवाया? मैंने तो आपको करवाया जी, एक तो 198, एक 199। अपनों ने ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया। 199(8) के अंदर क्या लिखा हुआ था? इसके अंदर तो प्रक्रिया लिखी हुई थी। पहले हम प्रक्रिया समझेंगे, फिर हम 199 के अंदर क्या समझे? परिभाषा समझा हमने, परिभाषा समझी इसकी। ये लो जी, ठीक है। अब ये तो होगी राज्य की बात, राज्य। अब मैं कर रहा हूं केंद्र की बात। केंद्र की कैसे करें बात? जो चीज 198 के अंदर लिखी हुई है वो तो लिखी हुई है 109 के अंदर। कहां पे? केंद्र के अंदर। और जो 199 के अंदर लिखी हुई है वो लिखी हुई है 110 के अंदर। समझ आ गई क्या? ये लो जी, 198 इज इक्वल टू 109 और 199 इज इक्वल टू 110।
यानी कि 1110 यानी कि 110 आर्टिकल के अंदर परिभाषा लिखी हुई है धन विधेयक की। अब वो परिभाषा थोड़ी चेंज हो जाएगी केंद्र के अंदर, परिभाषा तो वही रहनी है। कर हटाना, लगाना, संशोधित करना, संचित निधि पर भारित घोषित करना, परिभाषा तो वही रहनी है, परिभाषा तो सेम ही रहनी है, परिभाषा थोड़ी चेंज होगी। उसके बाद प्रक्रिया, प्रक्रिया के अंदर समझो क्या क्या थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। देखो, राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति आ जाएगा, बाकी चीजें सेम है, बस जो मैं बता रहा हूं वही है। राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति आ जाएगा, विधानसभा की जगह लोकसभा आ जाएगा, मंत्री की जगह मंत्री रहेगा, एमएलए की जगह एमपी आ जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सरकारी विधेयक ठीक है, विधान परिषद की जगह क्या आ जाएगा, विधान परिषद की जगह आ जाएगा राज्यसभा। ये लो, राज्यपाल की जगह फिर राष्ट्रपति। ये लो जी, और कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ इतना ही चेंज है। अब मैं आपको केंद्र वाला भी समझाता हूं कैसे। राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए होती है सबसे पहले, क्या करने के लिए, धन विधेयक लाने के लिए। अब उसके बाद कहाँ आएगा सबसे पहले बिल, लोकसभा के अंदर आएगा, राज्यसभा के अंदर नहीं आ सकता। लोकसभा के अंदर बिल आके कौन लाएगा, मंत्री बिल लाएगा, क्या कहेंगे, सरकारी विधेयक कहेंगे। लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के अंदर आ गया, राज्यसभा ओनली 14 दिन तक पेंडिंग रख सकती है, अस्वीकार कर नहीं सकती, संशोधन कर नहीं सकती, सिफारिश कर सकती, किसको, लोकसभा को। उसके बाद राष्ट्रपति अस्वीकार होने के चांस नहीं बनते, स्वीकार ही करेगा, सामान्यतः स्वीकार ही करता है, पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकता। बताओ क्या समस्या है। केंद्र वाला भी क्लियर हो गया और राज्य वाला तो हो ही गया क्लियर। ठीक है, आर्टिकल ध्यान रख लेना, जो 199 के अंदर है वो 110 के अंदर है, यानी कि इनके अंदर लिखी हुई है परिभाषा और इसके अंदर लिखी हुई है प्रक्रिया। जो मैंने आपको प्रक्रिया बता दी, परिभाषा तो सेम ही रहनी है, प्रक्रिया थोड़ा बहुत नाम वगैरह चेंज है वो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल चेंज है वो मैंने आपको बता दिया, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपने वित्त विधेयक के बारे में देखते हैं। अब अपने पढ़ते हैं वित्त विधेयक, बड़ा इजी है ये भी। वित्त विधेयक भी कैसे, देखो, वित्त विधेयक के अंदर धन विधेयक तो आएगा ही आएगा। सर ये तो बहुत मजेदार बात होगी, हमें तो धन विधेयक का आता ही है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि धन विधेयक आ रहा है, इसके अंदर धन विधेयक तो आएगा ही आएगा, लेकिन धन विधेयक प्लस अन्य प्रावधान भी आएंगे। अब वो प्रावधान कोई भी हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन आप पहले ये समझो कि वित्त विधेयक होता क्या है। वित्त विधेयक वो होता है अगर धन विधेयक का कोई भी टॉपिक आ जाए, जो मैंने आपको 5, 6, 7 जितने भी करवाए हैं, प्लस अगर अन्य प्रावधान आ गए तो वो क्या कहलाएगा, वित्त विधेयक कहलाएगा वो। सर इससे तो हमें ये पता लग गया कि वित्त विधेयक के अंदर सारी धन विधेयक आ गए। कैसे, देखो, क्या मैं इसको वित्त विधेयक कह सकता हूं, तो ये तो वित्त विधेयक ही है। धन विधेयक के साथ अगर अन्य प्रावधान जुड़ जाते हैं, वो कोई भी है, तो वो क्या बन जाता है, वित्त विधेयक बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो बहुत जबरदस्त निकलता है कि जितने भी धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक के अंदर आ जाएंगे। समझ गए बात क्या, बहुत अच्छी बात है ये तो। यानी कि जितने धन विधेयक है वो किसके अंदर आ गए, वित्त विधेयक के अंदर आ गए। लेकिन जितने वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं हो सकते। बात समझ आ गई, इन दोनों में फर्क समझ आ गया। धन विधेयक किसके अंदर आ रहे हैं, वित्त विधेयक के अंदर आ रहे हैं। देखो सारा का सारा धन विधेयक, सारे के सारे धन विधेयक किसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन वित्त विधेयक के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, लेकिन सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो आगे चलते हैं अपने भी वित्त विधेयक के अंदर एग्जाम्पल देखो कैसे। अब धन विधेयक का मैंने कोई भी टॉपिक ले लिया, मान लो कर टैक्स मैंने लगा दिया कोई भी इंडस्ट्री ए पे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, ये इंडस्ट्री ए कोई भी अपना नाम दे दिया, इंडस्ट्री ए, टैक्स लग रहा है इस पे। ये टॉपिक किसका हो गया, ये तो हो गया धन विधेयक का। लेकिन अब अन्य प्रावधान भी तो जोड़ो, तभी तो वित्त विधेयक बनेगा। वो अन्य प्रावधान क्या जोड़े जी, व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर किस पे करेंगे, जो इससे हमें टैक्स मिलेगा, यानी कि सरकार को टैक्स मिलेगा। सरकार ने डिसाइड कर दिया कि हम विधेयक लाएंगे, इंडस्ट्री ए से जितना हमारे पास टैक्स इकट्ठा हुआ वो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे। किस पे, हॉस्पिटल पे कर दो या और कोई बिल्डिंग भी कर दो, चाहे कहीं मर्जी कर दो, लेकिन डिसाइड हो गया कि ये कर का हम खर्चा इकट्ठा करके यहाँ पे करेंगे। यानी एक तरीके से आय प्लस व्यय दोनों का काम हो गया, यानी कि इंग्लिश में बोले तो रेवेन्यू प्लस एक्सपेंडिचर दोनों काम हो गए। तो क्या बन जाएगा, वो वित्त विधेयक बन जाएगा। आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी कि वित्त विधेयक क्या होता है, कि धन विधेयक सारे वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। अगर टैक्स इंडस्ट्री ए पे लग रहा है, उस टैक्स का यूज कहाँ पे करना है, हॉस्पिटल बनाने में या कोई और बिल्डिंग वगैरह बनाने में, विकासात्मक कोई भी हॉस्पिटल या कोई बिल्डिंग पे खर्चा हो रहा है, कोई भी खर्चा हो रहा है, तो ये अन्य प्रावधान आ गए, ये धन विधेयक का टॉपिक आ गया। तो जब ये होता है तो ये देखो, ये मैंने लिख रखा है धन विधेयक पर अन्य प्रावधान क्या होगा, वित्त विधेयक होगा। ये लो जी, ये मैंने आपको समझा दिया। अब वित्त विधेयक के अपने टाइप करते हैं कि कौन कौन से इसके टाइप होते हैं।
अब अपने करते हैं वित्त विधेयक के टाइप्स क्या क्या हैं। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे मैं धन विधेयक लिख दूं, क्यों सर यहाँ पे धन विधेयक क्यों लिखोगे आप, जब हम बात ही वित्त विधेयक की कर रहे हैं। तो आपको अभी तो बताया कि धन विधेयक ही वित्त विधेयक है, यानी कि जितने धन विधेयक है वो किसके अंदर आ जाते हैं, वित्त विधेयक के अंदर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे धन विधेयक लिख सकता हूँ। ये लो जी, ये मैंने लिख दिया धन विधेयक। अब इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है कि क्या क्या इसके अंदर आता है, क्या प्रक्रिया है, क्या परिभाषा है, सब पता है आपको इसके बारे में। अब आती है दूसरे और तीसरे की बात। इसका नाम लिख देते हैं अपने कैटेगरी ए और इसका नाम लिख देते हैं कैटेगरी बी। ये लो जी, ये वित्त विधेयक के मैंने अपनों ने अब दो टाइप समझने हैं, क्योंकि एक टाइप तो अपना क्लियर है धन विधेयक। तो अब कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के अंदर क्या क्या है समझो। मैं आपको इसके दो पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये तो धन विधेयक है, लेकिन बाद वाले पॉइंट ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको लगेगा कि ये तो साधारण विधेयक है। तो मतलब अगर अपने सीधी सीधी बात करें, सिंपल बात करें, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले तो व्यवहार करेगा दो पॉइंट के अंदर किसकी तरह, धन विधेयक की तरह, और बाद में ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, साधारण विधेयक की तरह। समझ आ गई बात। अब वो दो पॉइंट है क्या वो समझो। वो दो पॉइंट है, पहला पॉइंट, ये धन विधेयक किस में आता था, विधान परिषद में आ जाता था, नहीं सर, ये ओनली विधानसभा में ही आ सकता है। ये लो जी, ये ओनली विधानसभा में ही आ सकता है। तो फिर ये विधान परिषद में आ सकता है, नहीं आ सकता। ये भी विधानसभा में ही आएगा, विधान परिषद में नहीं आएगा, विधानसभा में ओनली आ सकता है। तो मतलब मंत्री लाएगा, बिल्कुल, यानी कि सरकारी विधेयक के लाएगा, बिल्कुल। समझ आ गई बात। तो ये तो सिमिलर होगी बात। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर क्या राज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ती थी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी, बिल्कुल लेनी पड़ती थी। यानी कि राज्यपाल की परमिशन, पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी, रिक्वायर्ड थी, उसके बिना अपने धन विधेयक नहीं ला सकते। तो इसके अंदर भी लेनी पड़ेगी परमिशन। ये लो जी, बिना परमिशन के इसके अंदर भी अपने ये वित्त विधेयक नहीं ला सकते, जो कैटेगरी फर्स्ट का है। तो मतलब ये दोनों पॉइंट तो किसकी तरह हो गए, धन विधेयक की तरह हो गए। लेकिन इसके बाद ये किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है, साधारण विधेयक की तरह। यानी कि इसका मतलब अब कोई बात नहीं मिलेगी उसके साथ, अब कोई सिमिलर बात नहीं है उसके साथ। ये दो पॉइंट जो सिमिलर थे वो हो गए। अब क्या क्या बात है देखो, अलग अलग। अब ये साधारण विधेयक की तरह व्यवहार करेगा। कैसे देखो, साधारण विधेयक में अगर राज्यपाल के पास बिल आ जाए तो राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता था, नहीं सर, पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता था। वो स्वीकार ही करता, क्योंकि परमिशन ली हुई है पहले, इधर परमिशन ली हुई है, लेकिन शक्तियां है, राज्यपाल को शक्ति है, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, वो पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ये लो जी। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि साधारण विधेयक है। मैंने बोला है कि साधारण विधेयक की तरह व्यवहार करेगा। और देखो, विधान परिषद इसको अस्वीकार कर सकती है। क्यों सर, हमने तो ये बात की थी कि धन विधेयक के अंदर अस्वीकार नहीं कर सकती, ओनली 14 दिन तक पेंडिंग रख सकती है। तो फिर इसके अंदर रखेगी 14 दिन के लिए पेंडिंग, या अस्वीकार नहीं करेगी, चेंज है। मैंने कह दिया साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक का मतलब साधारण विधेयक की तरह ही चलेगा, यानी कि विधान परिषद अस्वीकार कर सकती है। वाह सर, समझ आ गई बात क्या, ये डिफरेंस है। अब कैटेगरी बी के अंदर देखो, कैटेगरी बी के अंदर क्या है, कैटेगरी बी सारा का सारा साधारण विधेयक की तरह है। सर ये क्या बात हुई, जब साधारण विधेयक की तरह था तो फिर इसको वित्त विधेयक क्यों कहा, इसको साधारण विधेयक कह देते ना। इसका भी एक कारण है। इसका कारण यही है कि कैटेगरी बी के अंदर व्यय आते हैं। व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, यानी कि संचित निधि पर भारित। मान लो संचित निधि पर भारित व्यय है, सैलरी वगैरह होती है, जैसे सेकंड अनुसूची के अंदर है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायाधीशों की जितनी भी सैलरी है, वेतन है, भत्ते हैं, उसमें कटौती नहीं हो सकती, वो भारित है संचित निधि पर। आप देख लेना सेकंड अनुसूची के अंदर किस किस के भारित हैं। तो वो उसके अंदर अगर सैलरी देनी है अपने को, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है, बिल्कुल व्यय हो रहा है। तो मतलब वित्त मामले है, वित्त मामले, तो आप साधारण विधेयक की तरह कैसे उसको ट्रीट कर सकते हो, वो वित्त विधेयक ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर व्यय हो रहे हैं। समझ गए बात। तो ये क्या हो गया, फिर ये वित्त विधेयक की तरह ट्रीट होगा। तो सर इसके अंदर फिर राज्यपाल की परमिशन चाहिए,
राज्यपाल की परमिशन, परमिशन का मतलब पूर्व अनुमति चाहिए नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? मैंने तो कहा है कि साधारण विधेयक की तरह ही है। साधारण विधेयक के अंदर पूर्व अनुमति चाहिए होती है, पहले परमिशन चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है तो बस फिर इसके अंदर भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बड़े ध्यान रखने वाली है, एक बात ये ध्यान रखने वाली है, जब विचार चल रहा हो इस बिल पर तब राज्यपाल की परमिशन चाहिए, सिफारिश चाहिए। ये बात ध्यान रखना। देखो क्या फर्क है, इसके अंदर पूर्व अनुमति यानी कि बिल लाने से पहले परमिशन, इधर बिल लाने से पहले परमिशन, इधर बिल आने के बाद जब विचार चल रहा हो तब परमिशन, तब सिफारिश। बात समझ आ गई? फर्क समझ गए? ये फर्क है। तो ये कैटेगरी बी के अंदर है, बाकी सारा इसके अंदर साधारण विधेयक की तरह है। विधान परिषद अस्वीकार कर सकती है, इधर भी पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनः विचार के लिए इधर भी लौटा सकते हैं। ये लो जी, बाकी सारा साधारण विधेयक की तरह ही है, लेकिन बस एक बात एक्स्ट्रा है कि जब विचार चल रहा हो तब राज्यपाल की सिफारिश चाहिए। ये लो, ये मैंने आपको बता दी सारी बातें वित्त विधेयक की, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और धन विधेयक। दोबारा कर ले, एक बार दोबारा कर लो फटाफट। देखो कैसे, धन विधेयक के अंदर आपको सारा पता है क्या क्या आता है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कैटेगरी ए के अंदर क्या है, विधानसभा के अंदर बिल आएगा ओनली, परमिशन तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए राज्यपाल की, यानी कि सेम हो गया धन विधेयक की तरह। फिर अलग क्या है, उसके बाद साधारण विधेयक की तरह आए, साधारण विधेयक की तरह ट्रीट होगा ये बिल। राज्यपाल के पास आने के बाद वो पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, विधान परिषद अस्वीकार भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है। ये लो जी, कैटेगरी बी के अंदर राज्यपाल की परमिशन नहीं चाहिए, विचार के लिए चाहिए, जब विचार चल रहा हो, मैंने बोल दिया। उसके बाद पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, अस्वीकार कर सकती है, क्योंकि ये साधारण विधेयक की तरह ही ट्रीट होता है। फिर सर ये वित्त विधेयक क्यों कहलाया, क्योंकि इसके अंदर व्यय आ गए, एक्सपेंडिचर आ गए। समझ गए बात? ये लो, ये आपका वित्त विधेयक क्लियर हो गया और धन विधेयक और वित्त विधेयक में अपनों ने अंतर समझ लिया। इसके बाद मैं आपको केंद्र का थोड़ा बताता हूँ, ये केंद्र का थोड़ा लिंक जोड़ के बताता हूँ, ये केंद्र के साथ कौन कौन से आर्टिकल कैसे कैसे अलग है। देखो, इसका मैंने आपको बता दिया कि 109 और 110 ये तो हो गया केंद्र के लिए, और राज्य के लिए 198 और 199। ये लो जी, बाकी मैंने आपको केंद्र के बारे में सारा बता दिया था, ठीक है, भी क्या क्या चेंज होगा। अब ये वाला केंद्र के अंदर तो 117 के अंदर और राज्य के अंदर 209 के अंदर, ठीक है। ये केंद्र के अंदर ये भी 117 के अंदर आएगा क्योंकि वित्त विधेयक है, और ये भी राज्य के अंदर 209 के अंदर आर्टिकल, ठीक है। विधानसभा की जगह क्या आ जाएगा, लोकसभा, और उसके बाद परमिशन वगैरह ये सारा सेम रहेगा। राज्यपाल की जगह प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ये लो, कुछ चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ही ईजी है। ये लो, यहाँ पे राज्यसभा लिख दो, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे पुनः विचार वगैरह वो सारा सेम है, यहाँ पे प्रेसिडेंट लिख दो बस। यानी कि विधानसभा की जगह लोकसभा हो जाएगी, विधान परिषद की जगह राज्यसभा हो जाएगी, और राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति हो जाएंगे। ये लो, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इनका अंतर समझ आया होगा, प्रक्रिया परिभाषा सब अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।